सूरज की पहली किरणें अभी क्षितिज को छू भी नहीं पाई थीं, लेकिन किशन और राधा अपने हरे भरे खेत में पहुंच चुके थे। ओस की बूंदें सेब, केले और अनार के पत्तों पर मोती की तरह चमक रही थीं। किशन ने अपनी पुरानी टोकरी को जमीन पर रखा और एक ऊंची डाल से सबसे रसीले सेब को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। खेत की हरियाली उनकी मेहनत का प्रमाण थी। राधा भी पास में ही केले की घौदों को बड़े ध्यान से देख रही थी। राधा, आज हवा में एक खास खुशबू है। मुझे लगता है इस बार सेब की फसल पिछली सारी फसलों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। देखो, इनका रंग कितना गहरा लाल है। हाँ जी, और इस बार अनार के दाने भी बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है अगर हम इन फलों को सीधे शहर की मंडी ले जाए तो हमें 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। हम बच्चों के लिए एक अच्छा स्वेटर और अपनी छत की मरम्मत के लिए कुछ सीमेंट खरीद सकते हैं। किशन और राधा घर के बाहर एक बड़ी चटाई पर बैठे थे। वे फलों को बाजार के लिए छांट रहे थे, पहले दर्जे के फल अलग और घर के उपयोग के लिए अलग। राधा ने सफाई से एक केले की घौद से सारे केले अलग किए और उन्हें एक टोकरी में रखा। जी, मुझे लगता है हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि मेहनत क्या होती है। राजू अब 10 साल का हो गया है, उसे भी पता चलना चाहिए कि यह पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही उसे अपने साथ मंडी ले जाऊंगा। उसे पता चलना चाहिए कि अच्छी चीजों के लिए लोग खुशी खुशी पैसे देते हैं। यह केला देखो, यह बिल्कुल सोने जैसा लग रहा है। तुम्हें अपनी इस कला पर गर्व करना चाहिए। मुझे गर्व है, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा गर्व है। आप अपनी ईमानदारी और मेहनत से इस गांव में जाने जाते हैं। किशन अपनी मजबूत साइकिल पर फलों की टोकरियां लादकर गांव के मुख्य बाजार पहुंचा था। बाजार में और भी कई दुकानें थीं, लेकिन जैसे ही किशन ने अपना ठेला लगाया, लोगों की भीड़ उसके पास जमा होने लगी थी। किशन की ईमानदारी की गारंटी गांव भर में मशहूर थी। लोग उसके फल बिना मोलभाव किए खरीद लेते थे। किशन, मैं पूरे बाजार में घूम आया हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा मीठा सेब कहीं नहीं मिला। मुझे एक टोकरी दे दो, मैं आज ही शहर जा रहा हूँ। जरूर काका, आप निश्चिंत रहिए, हर फल मीठा निकलेगा। मैं अपने ग्राहकों को कभी झूठ नहीं बोलता। किशन भाई, आपके अनार के दाने मोती जैसे होते हैं। मेरी बेटी सिर्फ आपके ही अनार खाती है। मुझे 3 किलो चाहिए। यह लीजिए भाभी जी, मैं हमेशा ताजे फल ही तोड़ता हूँ। जब लोग मेरे फल खाकर खुश होते हैं, तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। शाम होते होते किशन के सारे फल बिक गए। फिर वह अपनी खाली टोकरी लेकर देर शाम को घर की ओर लौट गया। उसकी खाली टोकरी देखकर राधा की आंखों में चमक आ गई थी। किशन ने अपनी कमर से बंधा कपड़े का थैला खोला और उसमें से नोटों की गड्डी निकाली। राधा, आज हमने पिछले महीने से 700 रुपए ज्यादा कमाए हैं। बाजार में ऐसी धूम मची थी कि पूछो मत। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तो अब हम क्या करते हैं? पहले छत की मरम्मत? नहीं, सबसे पहले बच्चों के लिए। कल ही हम राजू के लिए वह बड़ी वाली फुटबॉल और मीना के लिए रंगीन पेंसिलें खरीदेंगे, जिनका वे इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद छत। आप बहुत अच्छे हैं जी। बच्चों की खुशी ही हमारी असली दौलत है। रात में चांदनी आंगन में फैल रही थी। किशन और राधा रात का खाना खाने के बाद अपने भविष्य की नींव रख रहे थे। उनके बच्चे गहरी नींद में थे। किशन ने पास की मेज पर रखे नक्शे के एक पुराने टुकड़े की ओर इशारा किया। राधा, देखो, मैंने तय कर लिया है। अगले साल हमें अपनी थोड़ी सी और जमीन पर एक छोटा सा गोदाम बनाना चाहिए, ताकि हम अपनी फसल को सीधे वहां स्टोर कर सके और किसी बिचौलिए पर निर्भर न रहें। गोदाम का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए और हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए भी तो बचत करनी है। मैं चाहती हूँ कि वे दोनों शहर के सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े। हम सब कर सकते हैं। मेहनत हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
अगर हम अगले 2 साल लगातार अच्छी फसल उगाए तो यह सब मुमकिन है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात मौसम ने भयानक करवट ली थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट किसी तोप की आवाज जैसी लग रही थी। हवाएं इतनी तेज थी कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके छोटे से घर को खींच रही हो। किशन और राधा अपने बच्चों को सीने से लगाए डर से कांप रहे थे। राधा, यह कैसा तूफान है? मैंने अपने जीवन में ऐसी आवाजें कभी नहीं सुनी। मुझे अपने पुराने सेब के पेड़ की चिंता हो रही है। वह बहुत कमजोर है। हे भगवान, हमारे खेत को बचाना। हमारी पूरी कमाई, हमारे सारे सपने, सब पेड़ों पर टिके हैं। बच्चों को कुछ न हो जाए। तूफान पूरी रात चला था। हर घंटे उन्हें किसी पेड़ के टूटने की या छत से मिट्टी गिरने की आवाज आती थी, जो उनकी उम्मीदों को भी तोड़ रही थी। भोर होते ही जब तूफान आखिरकार शांत हुआ, तो किशन और राधा डरते डरते बाहर निकले थे। उन्होंने अपने खेत की ओर भागते हुए देखा कि उनका सब कुछ उजड़ चुका था। उनका सबसे प्यारा फलदार सेब का पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर पड़ा था। केले के लगभग सारे पौधे टूटकर कीचड़ में मिल चुके थे और अनार की सारी डालियां टूट गई थीं। पानी ने खेत के 1/3 हिस्से को झील में बदल दिया था। राधा, यह हमने क्या देख लिया? यह सब कैसे हो गया? हमारी बरसों की मेहनत, हमारा सपना, सब मिट्टी में मिल गया। नहीं जी, आंसू मत बहाओ। यह समय रोने का नहीं है। हमें देखना है कि क्या बचाया जा सकता है। पेड़ टूट गए हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटी है। लेकिन अब बाजार में क्या बेचेंगे? हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम यहाँ जो थोड़े बहुत फल बचे हैं, उन्हें चुन लेते हैं। किशन ने किसी तरह से बचे हुए, मिट्टी लगे और खराब हो चुके थोड़े से फल इकट्ठे किए थे और उन्हें लेकर उदास मन से बाजार गया था। वहां उसने देखा कि ग्राहक उसके सड़ेगले फलों से दूर भाग रहे थे। लोग फुसफुसा रहे थे और उसकी दुकान पर कोई नहीं रुका था। भाई साहब, आपके फल खराब लग रहे हैं। क्या हुआ? बहन जी, तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये बचे हुए हैं। मैं इन्हें सस्ते में दे दूंगा। नहीं, हमें ताजे फल चाहिए। तुम अगले हफ्ते आना जब तुम्हारे पास अच्छी फसल हो। शाम को किशन खाली टोकरी और अपमान से भरा मन लेकर लौटा था। उसने हिम्मत हार दी थी। किशन को अपनी बच्चों की भूख मिटाने और टूटे घर की मरम्मत के लिए गांव के कठोर साहूकार सेठजी से बड़ा कर्ज लेना पड़ा था। सेठजी को जैसे ही किशन की बर्बादी की खबर मिली, वह तुरंत अपने 2 गुंडों के साथ किशन के घर आ धमका था। किशन, मेरा पैसा कहाँ है? तूने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे। अब तेरी फसल भी बर्बाद हो गई है। मुझे परसों तक मेरा पैसा और ब्याज चाहिए, वरना मैं तेरी बची हुई जमीन और घर पर कब्जा कर लूंगा। सेठ जी, मैंने अभी अभी शुरुआत की है। फसल उगने में समय लगेगा। कृपा करके मुझे 2 महीने का समय दे दीजिए। मैं आपके पैरों पर गिरता हूं। रोना बंद कर। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूं। परसों आखिरी चेतावनी है। सेठजी वहां से चला गया था। किशन और राधा गहरी निराशा के सागर में डूब गए थे। उसी रात किशन निराशा के मारे आंगन में बैठा था। राधा उसके पास आई थी। उसने अपने पिता की पुरानी डायरी से एक विज्ञापन का फटा हुआ टुकड़ा निकाला था, जिसमें शहर में लगने वाले कृषि मेले का जिक्र था। किशन जी, हमें हार नहीं माननी है। सेठ जी ने हमें सिर्फ 2 दिन दिए हैं। हमें कुछ बड़ा करना होगा। देखिए, मैंने इस डायरी में पढ़ा है कि अगले हफ्ते शहर में एक बड़ा फल प्रदर्शन मेला है। वहाँ बड़े व्यापारी आते हैं। राधा, तुम क्या कह रही हो? हमारे पास क्या है दिखाने को?
थोड़े से खराब फल। मैं वहां जाकर और मजाक नहीं बनवाना चाहता हूँ। नहीं, हमें हमारे बचे हुए सबसे अच्छे फलों को लेकर जाना होगा और आपको उन्हें अपनी कहानी सुनानी होगी। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। आपको यह करना होगा। मुझ पर विश्वास रखिए। किशन ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा और उसे एक नई उम्मीद की किरण नजर आई। राधा की बातों से प्रेरणा लेकर किशन ने अगले दिन ही टूटे हुए खेत पर काम शुरू कर दिया था। उसने अपने पुराने संदूक से उन बीजों को निकाला जिन्हें वह सालों से सबसे अच्छे बीज मानकर सहेज रहा था। उसने राधा के साथ मिलकर जमीन के एक छोटे से हिस्से को नए सिरे से तैयार किया था। राधा, इन बीजों को देखो। ये हमारे भविष्य की नींव है। अगर ये उग गए तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। जी, यह जमीन अभी भी उपजाऊ है। हम आज ही इन्हें बोते हैं। हम एक एक पौधा प्यार से पालेंगे। वे दोनों ने मिलकर पूरी लगन से काम किया था। हर बीज बोने के साथ वे अपने भविष्य की एक नई आशा रोप रहे थे। अगले कुछ हफ्तों तक किशन और राधा ने दिन रात खेत को सींचा था। किशन टूटे हुए सेब के पेड़ की डालियों को रस्सी और खंभों से बांध रहा था, जैसे किसी घायल को पट्टी बांधी जाती है। राधा दूर से पानी लाकर पौधों को दे रही थीं। यह उनके धैर्य और तपस्या की सबसे कठिन परीक्षा थी। राधा, मुझे लगता है तूफान ने हमारे पेड़ों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ पाया। हाँ जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमें बस धैर्य रखना होगा। इस सेब के पेड़ को फिर से फल देने में समय लगेगा, पर यह जरूर देगा। वे एक दूसरे का सहारा बनकर काम करते रहे थे और उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें उनके संघर्ष की कहानी कह रही थीं। एक सुबह किशन पौधों को पानी देने गया था, तभी उसने देखा कि जमीन से छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए थे। नए केले और अनार के पौधे धूप में चमक रहे थे। इस छोटे से चमत्कार को देखकर किशन खुशी से चिल्ला उठा था। राधा, देखो, मैंने तय कर लिया है। अगले साल हमें अपनी थोड़ी सी और जमीन पर एक छोटा सा गोदाम बनाना चाहिए, ताकि हम अपनी फसल को सीधे वहां स्टोर कर सके और किसी बिचौलिए पर निर्भर न रहें। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि ये जल्दी बड़े हो जाए। यह दृश्य उनके लिए एक नया जीवन लेकर आया था। गांव के एक बहुत अनुभवी किसान काका मोहनलाल ने किशन को फिर से सलाह दी थी। काका ने उसे समझाया था कि विविधता ही आपदा से बचने का उपाय है। बेटा किशन, तुम्हें अब ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो जल्दी तैयार हों और तूफान में भी न गिरें। पपीता लगाओ। वह 6 महीने में फल देता है और उसकी जड़ें जमीन को जल्दी पकड़ लेती है। धन्यवाद काका, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मैं आज ही कुछ पपीते के पौधे खरीद कर लाता हूँ। हमें तेजी से काम करना होगा। किशन ने पपीते के पौधे लगाए थे और काका की बात सच निकली थी। पपीते जल्दी ही फल देने लगे थे। किशन ने बाजार में पपीते की एक छोटी सी मेज लगाई थी। वह अब सिर्फ सेब और केले पर निर्भर नहीं था। किशन भाई, यह क्या है? इतने बड़े बड़े पपीते। यह तो बहुत मीठा लग रहा है। हाँ जी, यह हमारे खेत का ताजा पपीता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। ये लीजिए, थोड़ा चक्कर देखिए। लोगों को पपीता पसंद आया था और किशन की कमाई धीरे धीरे फिर से शुरू हो गई थी। किशन के बच्चे मीना और राजू अपने माता पिता के संघर्ष को देख रहे थे। वे अब सिर्फ मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि भावनात्मक रूप से भी उनका सहारा बन रहे थे। स्कूल से आते ही वे खेत में आ जाते थे। पापा, क्या मैं आज पानी डालूं? मुझे लगता है मेरे हाथ से डाले पानी से पेड़ जल्दी बड़े होते हैं। मम्मी, क्या मैं इन पपीतों को गिनकर टोकरी में रख सकती हूँ, ताकि बाजार में आपको आसानी हो? तुम दोनों बहुत प्यारे हो। तुम दोनों ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो। बच्चों की इस समझदारी ने किशन और राधा को और भी मजबूती दी थी।
मेले से ठीक एक दिन पहले साहूकार सेठ जी ने किशन के घर पर फिर से दस्तक दी थी। यह उसका अंतिम हमला था। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। किशन, कल की डेडलाइन है। मैं परसों सुबह तेरी जमीन का कागजात लेने आ रहा हूँ। यह जमीन अब मेरी है। सेठ जी, आपको कल तक आपका सारा पैसा मिल जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, हमें हमारी मेहनत पर भरोसा है। कल आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। सेठ जी वहां से चला गया था। अगले दिन किशन अपने सबसे अच्छे फलों को लेकर शहर के बड़े फल और बागवानी मेले में पहुंचा था। यह जगह बड़े व्यापारियों से भरी थी। किशन ने अपनी छोटी सी मेज पर फल सजाए थे और लोगों को अपनी कहानी सुना रहा था। तूफान की बर्बादी, सेठ जी का डर और बच्चों के सपने। वहीं पर शहर के सबसे बड़े फल आयातक श्रीमान शर्मा की नजर किशन पर पड़ी थी। तुम्हारे फल वाकई बहुत लाजवाब है, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी ज्यादा अच्छी लगी। तुम इतने बड़े नुकसान के बाद भी क्यों नहीं टूटे? साहब, मेरे साथ मेरी पत्नी का विश्वास और मेरे बच्चों के सपने हैं। मैं उनके लिए नहीं टूट सकता हूँ। ये फल सिर्फ फल नहीं है, ये हमारे संकल्प का प्रतीक है। मैं तुम्हारी लगन से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें शहर में अपनी सभी दुकानों के लिए सालाना फल सप्लाई करने का एक बड़ा ठेका देता हूँ। तुम तुरंत यह काम शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हें एडवांस भी दूंगा। किशन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसकी मेहनत और संघर्ष को आखिरकार पहचान मिली थी। मिस्टर शर्मा से मिले एडवांस पैसों से किशन ने सीधे सेठ जी का कर्ज चुकाने का फैसला किया था। अगली सुबह सेठ जी के घर पहुंचकर किशन ने उसके सामने नोटों का बंडल रख दिया था। सेठ जी, ये लीजिए आपका सारा पैसा, ब्याज सहित। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। इतनी जल्दी? कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? मेहनत से, सेठ जी, और अपनी ईमानदारी से। जो लोग मेहनत करते हैं, उन्हें भगवान कभी भूखा नहीं रखते। सेठ जी का चेहरा उतर गया था। किशन ने अपनी जमीन और अपने आत्मसम्मान को वापस जीत लिया था। अगले कुछ सालों में किशन ने मिस्टर शर्मा के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया था। उसका खेत अब पहले से दुगना हो गया था। टूटे हुए सेब के पेड़ ने फिर से फल देना शुरू कर दिया था। किशन ने अपना पुराना घर तोड़कर पक्का बना लिया था और मीनाराजू शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। किशन अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल था। राधा, तुमने मुझे उस तूफान में टूटने नहीं दिया। तुम ही मेरी असली पूंजी हो। और आपकी ईमानदारी और संकल्प ही मेरी शक्ति है। हमने साबित कर दिया कि कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता है।